बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल के लिए कयामत खेज सिलसिला हो गया है। 3.5 लाख के करीब इन्होंने रिजर्व फौज बुला ली है। ये रिजर्व फौज किस तरह पूरे इसराइल के अंदर से यानी इकोनॉमिक बैंकिंग सेक्टर हर जगह से लोगों को बुलाया कि आकर लड़ो, उससे वहाँ जो बहरान पैदा हो गया है वो कह रहे हैं कि पूरे आईटी सेक्टर हमारा तबाह हो गया है और इसराइल की इकोनॉमी बचती नजर नहीं आ रही। लेकिन इस पर चलकर आगे गुफ्तगू करेंगे इससे बड़ी खबर जिसने इसराइल को तो छोड़िए अमेरिका के परखच्चे उड़ा दिए हैं। यमन ने जो हमला किया है आज, अब उसकी फर्दर जो डिटेल सामने आई है वो बड़ा ही अजीबोगरीब है कि अब तक का ये सबसे खतरनाक हमला था और आज उन्होंने अमेरिका पर किया है। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक मामला ये है कि अमेरिका के लिए ये इतना बड़ा तूफान साबित हुआ है कि आप सोचिए कि हौसियों ने जो हमला किया है उसको अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया और बरतानिया का जो शिप था और उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको मुदाखलत करना पड़ी, तो उसने आकर ये मिसाइल और ड्रोन्स तबाह किए। यानी अमेरिका का जो वॉरशिप है इतना बड़ा, ये जो डिस्ट्रॉयर और लेकर और ये तकब्बुराना अंदाज में घूम रहे होते हैं, जी हमारे तो बाप का माल आया हो, जी हम तो ऐसे हैं, जी हमारी टेक्नोलॉजी ऐसे हैं। आप सोचे जरा, वो फेल हो गया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है अमेरिका के लिए कि उसका जो मिसाइल सिस्टम है वो फेल हो गया था, बरतानिया ने उसको इंटरवीन किया। अब ये एक्सपर्ट जब इसको देखते हैं तो उनके लिए तो ये बड़ी हैरान कुन बात है। जाहिर सी बात है, अमेरिका ने जो डिफेंस सिस्टम है वो तो उसका अपना लोकली मेड है, बरतानिया का जो है वो उन्होंने भी बनाया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी डिटेल्स क्या है, कि क्या उन्होंने इस डिफेंस सिस्टम को बाईपास किया, एक को किया तो दूसरा नहीं हो सका, या अमेरिका का डिफेंस सिस्टम के लिए उनको तोड़ मिल गया है। अब अमेरिका के लिए इतना ज्यादा ये परेशान कुन लम्हा है कि आप सोचिए कि स्पाइडर जो मिसाइल सिस्टम है और ड्रोन्स को तबाह करने के लिए, ये असल में एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। उन्होंने अब इसको मैदान में लॉन्च कर दिया स्पाइडर को। अब गालिबन ये जो स्पाइडर है ये उन्होंने टेस्ट किया था और वो कह रहे हैं कि जी अब तक हालात ये पैदा हो गए हैं, हमें अब डर ये लगना शुरू हो गया है कि उधर से हिजबुल्लाह ने हालिया जो हमला किया था उनकी बेस के ऊपर, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें परेशानी है कि हमारा आयरन डोम फेल है, डेविड्स रिंग फेल है, फलाना फेल है, हमारी ट्रॉफी वाला सिस्टम फेल है। और वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने इसको मैदान में उतारा जिसका नाम है स्पाइडर। अब स्पाइडर जो डिफेंस सिस्टम है वो असल में मैदान में लेकर आए हैं कि अब चूंकि उनको खतरा ये है कि अब जंग हो रही है और बड़े पैमाने पर हो रही है, तो लिहाजा अब हमें ये अंदाजा नहीं हो पा रहा कि क्या होगा। उन्होंने अमेरिका का अंजाम देखा है कि यमन उधर से हमला कर रहा है और ये यहाँ से उस हमले को रोक नहीं पा रहे। यानी इतनी तबाही है कि जिसका अंदाजा लगा ही नहीं सकते। और आने वाले वक्त के अंदर अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परेशान को लम्हा ये है कि हर दफा तो बरतानिया यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। देखिए, अब आपको बहुत सारी चीजें समझ आना शुरू हो गई हैं कि अमेरिका ने जो सुपर पावर है, सुपर पावर का यमन के साथ क्या मुकाबला है। अगर सुपर पावर अमेरिका ने यमन के खिलाफ लड़ने के लिए 12 ममालिक को राजी किया था, वैसे तो उन्होंने 40 की बात की थी, 40 के बाद 20, 20 के बाद 12 ने स्टेटमेंट दी, उसमें से भी अभी तक बरतानिया ही साथ आया ना। अब ये देखना पड़ेगा कि जब ये फुल फ्लेज जंग होगी तो उसमें कितने मुल्क आते हैं। चले मान ले बरतानिया है, अमेरिका को क्या जरूरत है कि वो 20-25 ममालिक को साथ रखे। यानी अमेरिका के लिए ये बात बड़ी अजीबोगरीब है कि वो अकेला क्यों नहीं लड़ाई लड़ा। देखिए, एक बात तो समझ आती है कि वो सारी दुनिया की हिमायत हासिल करना चाहता, लेकिन अगर मुकाबले का सिलसिले का कोई इशू, अब इंडिया ने कल को जब लड़ाई करनी है पाकिस्तान से, तो क्या वो कहेगा अमेरिका को कि तुम भी आओ? क्या वो कहेगा किसी और मुल्क को? जब आपने अपनी ताकत रखी, तो अमेरिका दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक सुपर पावर है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, यमन के साथ उसका मुकाबला कोई नहीं, तो फिर क्या डर है? डर ये है कि अब आज ये जो डिफेंस सिस्टम, देखिए हूसियों का जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान पर है। कुछ तो है ना कि उनको पता है, उनको कोई तो चीज है ना। अब आज सोचिए, उन्होंने जो हमला किया था, ये अमेरिका का डिफेंस सिस्टम तो फेल हो गया, अगर ये बरतानिया का भी फेल हो जाता तो इस वक्त तक शायद हम देख रहे होते कि अमेरिका के डिस्ट्रॉयर और वॉरशिप जो है वो समंदर में गर्क हो रहे होते और शायद पूरी दुनिया में जश्न मना रहे होते लोग। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने जुल्म इतना किया है कि दुनिया में मामला सामने आ रहा है। अब इसकी देखा देखी इसराइल में परेशानी है, वो स्पाइडर सिस्टम लेकर आए हैं
और उनके नज़दीक ये स्पाइडर सिस्टम हमें बचाएगा, जबकि स्पाइडर सिस्टम है थोड़ा पुराना, आज यानी 5-7 साल पहले इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन अब उनके पास कुछ चीज़ बची नहीं। वो कह रहे हैं कि असल में शायद ऐसा लग रहा है कि आयरन डोम की जो टेक्नोलॉजी का तोड़ है उनके पास आ गया, और अमेरिका के डिस्ट्रॉयर का तोड़ भी इनके पास आ गया। और ये जाहिर सी बात है, चाइना को तो मदद करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को, वो खुद ही सारी मदद करके आगे बाईपास कर देता है और ये चीज़ें पहुंचा देता है आगे ईरान को और बहुत सारी ताकतों को। अब यहाँ जो असल कहानी शुरू हुई है वो ये है कि इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक हुई है, और वो ये है कि रिजर्व फौज इसराइल में इस वक्त एक अजीब सूरत हाल है। आप हैरान होंगे सुनकर कि इसराइल ने 3,50,000 के करीब जो अपनी आर्मी थी, रिजर्व थी, उनको बुलाया है। अब ये रिजर्व आर्मी क्या है? देखिए, ये जितने इसराइल ने अंदर ट्रेनिंग ले चुके हुए हैं लोग, वो इस वक्त डिफरेंट जगहों पर काम कर रहे हैं। आईटी सेक्टर में है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपने उनको कॉल कर लिया है क्योंकि उनके फौजी मारे जा रहे हैं बड़ी तादाद के अंदर, फौज उनकी खत्म हो रही है और इस सूरत हाल में बता नहीं रहे। वरना आप बताएं बकौल इनके के 200 बंदे मारे गए। अच्छा जी, 200 बंदे मारे गए हैं तो आपको 3.5 लाख आर्मी कॉल करने की क्या जरूरत थी? इन्होंने असल में 3.5 लाख के करीब कॉल अप किया है आर्मी के रिजर्व जो थी। अब वो कर क्या रहे थे? वो कर रहे थे बड़ी बड़ी कंपनीज में काम, कोई बैंकर है, कोई इन्वेस्टर है, कोई फलाना है, कोई आईटी एक्सपर्ट है, वो हर जगह पर काम कर रहे थे। अब जब वो वहां से आए हैं और आकर फौज के अंदर लड़ रहे हैं, इन्होंने काम ये किया कि उनको लाकर हमास के सामने खड़ा कर दिया, वो बॉर्डर पर ये फलाना। आप सोचें जरा, इनके ट्रेन कमांडोस, गुलानी ब्रिगेड, टॉप लेवल की लीड ब्रिगेड, उसको उन्होंने मार मार कर भुरकस निकाल दिया है। तो ये जो रिजर्व आर्मी है ये कैसे जाएगी? जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है रिजर्व में है, लेकिन रेगुलर तो नहीं है ना। तो आप सोचे इन्होंने उनको जाकर लेके, अब हुआ क्या है कि वहां पर इन्वेस्टर जो है वो इसराइल के अंदर वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया है, क्योंकि इसराइल के अंदर यानी जो लॉ है उसके मुताबिक आपको जब कॉल अप किया जाएगा, बुलाया जाएगा, तो आपने पहुंच रहा है, नहीं तो आपको जेल होगी। और यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में कहीं से भी आपको बुलाया जाएगा अगर आप बिजनेसमैन है, काम करें। ये उन्होंने एक लॉ बनाया हुआ है। अब उसके बाद सूरत हाल ये है कि इस वक्त इसराइल दुनिया के अंदर जो इनोवेशन करता है, चीज़ें बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोग बड़े एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, ये वो। अब हुआ ये है यहाँ पर कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो परेशान हैं। उन्होंने जो कंपनीज खोली हुई थी वहाँ पर ये लोग सारे काम कर रहे थे, इनको बुला लिया है। अब वहाँ पर शॉर्टेज पैदा हो गई है। शॉर्टेज इतनी बुरी तरह पैदा हो गई है, वो कह रहे हैं कि जी इस वक्त इसराइल के जो लोग हैं वो कंपनीज में, यानी वहाँ पर वर्कर्स का बहरान है, कंस्ट्रक्शन के जो खास तौर पर सेक्टर है वहाँ पर शॉर्टेज हो गई है। मजदूर से लेकर तमाम तबका जो है वो शॉर्टेज हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि लोग उनके पास मौजूद नहीं है और उनकी जो आईटी सेक्टर है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। आईटी सेक्टर का मतलब ये है कि उनके मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, इकोनॉमिक आउटपुट उनकी तबाह हो रही है। जो इसराइल के ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी का सेक्टर है वो बड़ी तेज़ी से, उसने पिछले कई दहाइयों में बहुत ज़्यादा उनकी ख़ास तौर पर इकोनॉमिक आउटपुट में किरदार अदा किया, उनकी इकोनॉमी वो ऊपर लेकर गए। इसीलिए तो वो इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं, अमेरिका से असला खरीदते हैं, दुनिया भर से खरीदते हैं। और आप अंदाज़ा कर लें कि इस सारे मामले के अंदर अब चाहे कोई एक बंदा मैनेजर था होटल के अंदर, वहाँ से भी बुला ली। इलाद के अंदर जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया हुआ था, बिजनेस वो ठप हो गया सारा। करते करते सूरत हाल ये हो गई है कि इसराइल के अंदर इस वक्त पूरी तरह, यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इसराइल की जो कंस्ट्रक्शन की खास तौर पर इकॉनमी को वो बूस्ट देते हैं कि जो सलाहियत है 14%, वो स्लो डाउन हो गया। अब लेबर नहीं है, लेबर को उन्होंने बुला लिया हुआ है इतनी बड़ी तादाद में। दूसरा, जो हिजबुल्लाह से उनकी लड़ाई हुई है, तकरीबन 3 लाख के करीब उनके जो लोग हैं उन्होंने इस वक्त फाइल कर दिया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। और वो 3 लाख वो लोग हो गए जो बॉर्डर के इधर उधर रहते थे और सारी जगह पर बहुत सारे लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम किया हुआ है कि भाई हम जॉब नहीं कर सकते क्योंकि सारी रात हम सो नहीं पाते, मिसाइल ऊपर से आ रहे हैं, हम नींद पागल हो गए हैं, हम बीमारी का शिकार है। तो वो उन्होंने कहा जी हम ये काम नहीं कर सकते। वो 3-4 लाख लोग बेरोजगार हो गए, उनकी नौकरियां भी गई। 3.5 लाख लोग आपने बुला लिए। बहुत सारे लोग जो है वो इसराइल के अंदर थे, वो बाहर ही चले गए। 6 लाख के करीब लोग तो वैसे मुल्क छोड़कर चले गए। आप सोचो 90 लाख का मुल्क हो, 6 लाख मुल्क छोड़कर चला गया है। 3 लाख के करीब लोगों ने कहा हम नौकरियां कर नहीं सकते, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, हम डिस्ट्रेस है, फलाना है। 3.5 लाख लोग आपने बुला लिए। 90 लाख की आबादी में से
आपने समझ लो 15 लाख के करीब और भी बहुत सारी वजूहत करके लोग शॉर्टेज वहां पर पैदा हो गई, इतनी शॉर्टेज हो गई है कि अब वो कह रहे हैं कि ना कंस्ट्रक्शन के लिए बंदे हैं, वर्कर्स नहीं हैं, अब हम करें तो क्या करें। असल में पहले वो काम ये करते थे कि फ़लस्तीन से जो लेबर होती थी वो बुलाते थे और वो बड़े लेवल पर काम करते थे। अब वो जब जंग जारी हो रही है, ना गजा से वो आ रहे हैं ना कुछ हो रहा है, किसी को पता ही नहीं है। दूसरा, इसराइल में सबसे ज़्यादा नुकसान क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो नहीं आ पा रहे, ना इसराइली आ रहे हैं ना बाहर के आ रहे हैं, शादियाँ वहाँ पर नहीं हो रही, कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रही, वहाँ वो बिजनेस ठप हुए पड़े हैं। अब आप सोचिए ज़रा कि घरों में वो चीज़ें लोग सेलिब्रेट करते थे, वो उनका फूलों से लेकर हर तरह का काम चलता था, पार्टीज चलती थी, इवेंट चलते थे, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, ये सारा कुछ होता था, रेस्टोरेंट चलते थे, उनका सारे का सारा सिस्टम जो था वो इस वक्त बैठ गया है। अब इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि जी हमारे कंट्रोल से चीज़ें मुकम्मल तौर पर बाहर चली गई हैं, और ऊपर से अब जो मिसाइल लग रहे हैं वो उसको रुक नहीं पा रहे, और उसके लिए उन्होंने स्पाइडर लॉन्च किया हुआ है। तो करते करते इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है इसराइल की कि ये जो रिजर्व फौजी है इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े लीडरान हैं वो आते हैं हमारे साथ तस्वीरें उतारते हैं और चले जाते हैं। कहते हैं वो आकर पूछते भी नहीं है कि फाइटिंग कैसी जा रही है, कैसा हो रहा है, क्या नहीं करे, आपको मसला तो नहीं है। कहते हैं हमें टेंटों में सुलवा रहे हैं और ठंडी रात है, ना हमारे पास प्रॉपर कोई चीज़ है, ओपन शावर है, नहाना हमने होता है तो ओपन जगह पर इन्होंने कोई नलके शलके लगाए, उसके नीचे आप नहाओ। गंदा फूड हमें मिल रहा है, फूड की क्वालिटी बड़ी लो है, और उसके अलावा हर वक्त का खतरा ये है कि हमास हमें मार देगी, अब मार देंगे, कल मार देंगे, और जो ट्रेन फौजी है वो मारे जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो हमारे लिए इतनी खतरनाक है कि ऊपर से अमेरिका की खास तौर पर जो मिलिट्री बेस है इराक के अंदर, उस पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, और हमले इतने ज़्यादा हो रहे हैं उसकी मिलिट्री बेसिस के ऊपर, और उसको कहा जा रहा है कि आप इराक छोड़कर जाओ। अब आप ये सोचें कि सारे के सारे जो मसाइल हैं, ऊपर से यमन ने जो उनके लिए किया हुआ है कि एक तरफ तो आप सोच लेना कि ये मामला है कि लोगों का इशू ये चल रहा है, ये सूरत हाल है, अब दूसरी जानिब सूरत हाल देखिए वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। वो इससे इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि उनको इस बात की समझ ही नहीं आ पा रही कि हम इसको कैसे मैनेज करें, यानी हमारी तो कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो रही हैं। हालात वहाँ के क्या है कि आप सोचें कि यमन ने उनका रास्ता रोका है, माल वहाँ पर जा नहीं रहा, शॉर्टेज खाने की, पीने की, वहाँ पर वर्कर्स की, लेबर की, इन्वेस्टर पैसा निकाले। आप बताइए आपके पास पैसे हो, $1 अरब हो, $2 अरब हो, आप किसी ऐसे मुल्क में पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर आपने कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, वर्कर्स नहीं है, आपको पता है कि कल जंग होगी, बिल्डिंग तबाह हो जाएगी, मेरे फ्लैट्स बने हैं, कंस्ट्रक्शन ग्रिड स्ट्रक्चर सब कुछ तबाह हो जाएगा, आप करेंगे? ये इसराइल के अंदर हो रहा है। आप सोचें कि यार ये जंग जारी है, ये जंग अब बढ़ती जा रही है बजाय कि सुलझने के। देखिए असल में हुआ क्या है, आपने पहली दफा इसराइलियों ने ये सोचा था हम ये करेंगे, ये होगा, वो होगा, वो सारा कुछ गलत हो रहा है। यूरोप यूक्रेन वाले मामले की वजह से यूरोप इनसे अलग है। अमेरिका का मामला देखिए, चीजें इनके खिलाफ क्या है, यमन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ईरान की टेक्नोलॉजी आ गई, हिजबुल्लाह ने इनकी टेक्नोलॉजी को बाईपास करके इनके खास तौर पर जो एयर बेस उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, इनके डिफेंस सिस्टम फेल। तो करते करते अब इसराइल के पास आखिरी ऑप्शन क्या बचती है? आखिरी ऑप्शन उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि हमने क्या करना है। तो सारा कुल मिलाकर जो मामला इस वक्त इसराइल के अंदर पैदा हुआ है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पोजीशन इनकी बड़ी वीक हो चुकी है। इनको सबसे ज़्यादा यमन ने नुकसान पहुंचाया। असल में मालशाल अगर आपका आ रहा होता है और आपकी शॉर्टेज नहीं होती, चीज़ों की, खाने पीने के सामान की शॉर्टेज नहीं होती, तो फिर चले सिलसिला कहीं ना कहीं चलता है। जब आपने वो सारी फौज बुला ली है, आपने लोगों को कंपनी से निकलवा लिया है, अब आप सोचें एक बंदा जो है वो किसी होटल में मैनेजर लगा हुआ है, या एक बंदा किसी जगह पर एक आईटी एक्सपर्ट है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो काम कर रहा है, आपने उसको बुला लिया है कि आओ जंग लड़ो आकर, और वो कंपनी से निकल कर आया, तो बताएं फिर क्या होगा। और फिर जो गवर्नमेंट के अंदर मुलाजिम है उनको भी बुला लिया है, तो बताएं पूरे का पूरा उनका निज़ाम नहीं रुकना था तो क्या होना था। ये सूरत हाल दुनिया में किसी दूसरे मुल्क की नहीं है। तो भैया आपको कहा किसने था ये पंगा करो? अभी दुनिया क्या कह रही है आप बताएं। पाकिस्तान से लेकर मोरक्को से लेकर फलस्तीन तक, यूएस, यूरोप, कनाडा, पूरी दुनिया सारे क्या कह रहे हैं, यार इस जंग को बंद करो, इंक्लूडिंग हमास। याद रखिए, नहीं कोई करना चाह रहा तो एक इसराइल है, नहीं जी वो मैंने नहीं करना, वो आपको पता ही नहीं है, हमने बड़े अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, कर लें आप अचीव।
अब आपको उस बंदे की भी बात याद आएगी, हेनरी किसिंजर। वो बार बार कहता गया था, उसको पता था, उन्होंने कैलकुलेशन करके रखी हुई थी, जंग इतनी लंबी रहेगी, इसराइल की वीकनेस और इसराइल की कमजोरियां बाहर आएंगी। आप इस जंग को 6 महीने और चला लें, इसराइल का जो हाल होगा वो दुनिया सारी देखेगी। ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इतनी बुरी हाल हो जाएगी इनकी सूरत हाल और पोजीशन। आप जो मर्जी कह लें, इमदाद मिलती जाए, आप मुल्क नहीं चला सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।